हाय एवरीवन, दिस इज़ सीए मेघा सिंघल। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है, यूनिट नंबर 7, उसके ऑडिटिंग पोर्शन के एमसीक्यू सॉल्व करे थे। तो आज भी मैं उसका दूसरा सेट लेकर आई हूँ जिसमें हम ऑडिट के एमसीक्यूज ही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि हम ऑडिट से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा ऑडिटिंग निपट जाएगा, उसके बाद हम टैक्सेशन पर जाएंगे। मतलब हम जीएसटी और इनकम टैक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स बिजनेस लॉस। ऐसे कर करके हम तीनों चीज़ें अपनी कवर करेंगे। बट फर्स्टली अभी ऑडिट चल रहा है, और जब तक मुझे नहीं लगता कि हमारी फुल फ्लैश ऑडिट की प्रैक्टिस हो गई है, मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। So without wasting the time, let us begin. First question: which of the following best defines auditing? और हाँ, पिछली वीडियो में बच्चे कह रहे थे कि जो ऑप्शंस हैं उनका हिंदी वर्जन नहीं आ रहा है, तो इस बार मैंने उसको भी हिंदी में लिखा है। तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी में सॉल्व करना चाहे उनके लिए हिंदी में भी है। तो पहला क्या है कि ऑडिट को बेस्ट डिफाइन कौन सा इनमें से स्टेटमेंट कर रहा है। फर्स्ट, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of an entity to express an opinion thereon. ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नहीं, नॉट एट ऑल। क्या ऑडिट आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है? नहीं, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। जो आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स अपने रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न फाइल करना ऑडिटिंग है? नहीं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एनुअल बजट्स। एनुअल बजट बनाना भी ऑडिट नहीं है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जिसमें आप किसी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपने व्यूज़ देते हो, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो कि वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, कि उनके बुक्स में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट्स तो नहीं है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग दो सेकेंडरी इन नेचर? अब इनमें से आपको बताना है। देखो, ऑप्शंस बहुत मैटर करते हैं। अब इन्होंने दोनों ही क्वेश्चन ऐसे आए जब आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। अब हो सकता है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कुछ और भी हो, ठीक है, पर इन्होंने क्या बोला है? दो सेकेंडरी नेचर, मतलब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सेकेंडरी होता है, पर ये भी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो क्या है? प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे जिसने ऑडिट पढ़ी नहीं है उसको तो समझ ही नहीं आएगा, उसको तो लगेगा शायद ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर और एंड फ्रॉड्स। इंक्रीजिंग द कंपनी शेयर प्राइस। क्या उसका काम जो एरर्स या फिर फ्रॉड्स हैं? देखो, एरर और फ्रॉड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता है? एरर और फ्रॉड के बीच में इनमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, दैट इज़ इंटेंशन। गलती इसमें भी होती है, गलती इसमें भी होती है, पर इन दोनों में फ़र्क यही है, इंटेंशन का। फ्रॉड क्या है? वो इंटेंशनली किया जाता है, और ये क्या होता है? ये अनइंटेंशनली होता है। मतलब आप खुद से नहीं करते, आपसे गलती से हो जाता है, तो ये होता है एरर। और फ्रॉड मतलब आप जानबूझ के करते हो। फिर क्या होता है? कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाना। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल ओपिनियंस पर अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपने ओपिनियन देखना। तो अब देखो, यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी नेचर। अब यहाँ पे क्या है? ऑडिटिंग के दो नेचर बता दिए वैसे तो। पहला ये भी है कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, उसको प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना। और ये भी है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपने ओपिनियन देना। तो देखो, मुझे लगता है ये दोनों ही ऑडिट के ऑब्जेक्टिव है। पर क्योंकि ये सेकेंडरी की बात कर रहा है, सेकेंडरी नेचर क्या होगा? देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपना उस पर ओपिनियन देना ये आपका प्राइमरी हो गया, पर उसको प्रिवेंट और डिटेक्ट करना फ्रॉड एंड एरर से आपका सेकेंडरी है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और एरर।
सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। एन ऑडिट कंडक्टेड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक statute such as Companies Act is called। किसी लॉ के तहत या किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करा था कि कई टाइप के ऑडिट करवाए जाते हैं कंडक्ट। आपका टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फिर क्या पढ़ा था? स्टैट्यूटरी ऑडिट, और क्या था? और था आपका कॉन्करेंट ऑडिट। ये सब आपको नेम्स याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या क्या होता है। इंटरनल ऑडिट, एटसेट्रा। सो अब ये कह रहा है कि किसी लॉ के अकॉर्डिंग जब आप ऑडिट कंडक्ट करते हो उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट नहीं। देखो, इंटरनल ऑडिट हमेशा कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स के लिए होता है कि पहली बात तो कंट्रोल है या नहीं है, और क्या वो अप्रोप्रिएट है मतलब गलती पकड़ने की, प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है कि मैनेजमेंट के कंडीशंस के हिसाब से करा जाता है कि आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हो कुछ, आप किसी टर्म्स पे फाइनल हो जाता है कि हम ये चीज़ चेक करेंगे, तो ये मैनेजमेंट हो गया। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? वो किसी लॉ के तहत करा जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में आप अगर वो करो तो ये हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट नहीं। इट इज़ सी। नेक्स्ट इज टेस्ट चेकिंग और सैम्पल चेकिंग एज एन ऑडिट टेक्निक मीन्स। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? टेस्ट चेकिंग का मतलब ये होता है सिंपली कि जितना आपके पास सैंपल है, मतलब जितना आपकी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से आप क्या करो? सैंपल चेक करो। पर उन सैंपल, वो सैंपल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें ज़्यादातर आपने सारे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिए हों। ठीक है, फर्स्ट इज चेकिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। क्या सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन चेक करना होता है सैम्पल चेकिंग? नहीं। नॉट चेकिंग एनी ट्रांजेक्शन्स एट ऑल, कोई भी ट्रांजेक्शन चेक नहीं करना। चेकिंग एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं, जब वो कह ही रहा है सैम्पल चेकिंग। चेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंस्टेड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऐसे सैम्पल्स जिसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के आपके ट्रांजेक्शन्स कवर हो जाएं, उसको चेक करना क्या कहलाता है? सैम्पल चेकिंग। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन द मेन पर्पस ऑफ वाउचिंग इज टू स्टेब्लिश दैट। वाउचिंग का मेन पर्पस क्या होता है? फर्स्ट, द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज जेन्युइन, प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड करेक्टली रिकॉर्डेड। जो आपके बुक्स में ट्रांजेक्शन्स हैं वो जेन्युइन है, मतलब सही है, ऐसा नहीं कुछ गलत करा है। प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, ऑथराइज्ड है मतलब कि सिग्नेचर वगैरह हैं जो वो सब करे हुए हैं उस पर। करेक्टली रिकॉर्डेड, दैट मीन्स कि उसमें अमाउंट, डेट, आइटम, HSN, ईच एंड एवरीथिंग सही मैंशनड हो। फिर क्या है? कंपनी है सफिशिएंट कैश बैलेंस, इसका मतलब ये होता है वॉचिंग का पर्पस नहीं। द एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट नहीं। कंपनी सॉल्वेंट नहीं, इसका पर्पस फर्स्ट ही होता है। आपको मैंने उस दिन बताया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखना होता है कि जो आपने बुक्स में अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, प्रॉपरली ऑथराइज्ड हैं और करेक्टली रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स differs from vouching mainly because verification also involves। एसेट्स का वेरिफिकेशन और वाउचिंग अलग अलग क्यों है? इसका क्या मेन कारण है? फर्स्ट, ओनली एग्जामिनिंग द परचेज इनवॉइस। एक सेकेंड। वेरिफिकेशन
क्या इन्वॉल्व करती है? सिर्फ परचेज इनवॉइस चेक करना? नहीं। Confirming existence, ownership, possession, and proper valuation of assets. Only checking arithmetical accuracy. Only reconciling the bank statement. नहीं। वेरिफिकेशन में क्या होता है? ईच एंड एवरीथिंग देखते हो, ठीक है। उसका क्या है एग्जिस्टेंस की, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ओनरशिप क्या है, पोजेशन मतलब कौन इसका होल्डर है, प्रॉपर वैल्यूएशन सब चीज़ हुई है नहीं। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो बी करेक्ट आंसर है। एज पर सेक्शन 141(3)(g) ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये आप याद कर सकते हो, ये रिपोर्ट का सेक्शन होता है ये। नहीं, रिपोर्ट का आई थिंक 143 होता है शायद, बट ये वाला याद कर लेना। इसमें क्या है, द पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। हाँ, इसमें आप ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हो वो वाला सेक्शन है ये, तो ये याद कर लेना, पूरा सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे हमने उस दिन पढ़ी थी एक कंडीशन की, वो भी सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग ही है कि कौन एक कंपनी का ऑडिटर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। तो हो सकता में कौन था कि अ पर्सन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग COP, और कौन नहीं हो सकता, उसमें आया था कि बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP। अब ये कह रहा है कि किसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ शेयर होल्डर, एज अ ऑडिटर, कौन अलाउ नहीं है। अगर उसके पास कितने वो हुए, मतलब कितनी कंपनीज का वो हुआ, 10 कंपनीज, 5 कंपनीज, 20 या 50। इसका करेक्ट जवाब है 20 कंपनीज। एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनीज का ही ऑडिट कर सकता है, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। और अगर आप टैक्स ऑडिट की बात करें तो टैक्स ऑडिट एक ऑडिटर मैक्सिमम 60 कंपनीज का कर सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इंडेटेड टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अगर एक पर्सन है, उसने क्या है कि कंपनी से कर्ज ले रखा है, तो वो किस लिमिट से ज़्यादा का वो होगा? अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा का उसने लोन ले रखा है, तो वो कौन सा ऑडिटर नहीं बन सकता, या उसकी क्या कंडीशंस हैं वो दे रखे हैं। इसको क्वेश्चन थोड़ा देखना ध्यान से। अलाउड टू ऑडिट ओनली द कैश बुक, क्या वो सिर्फ कैश बुक को ऑडिट कर सकता है? देखो, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता जो आपको बुक्स स्पेसिफिक करके बताए कि आप खाली कैश बुक देख सकते हो या परचेज बुक या सेल्स बुक, ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कि आप कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो बिना रिस्ट्रिक्शन के। कंपलसरी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, आप कंपलसरी अपॉइंट हो जाओगे, इंटरनल नहीं। इंटरनल ऑडिटर की कंडीशन, इंटरनल ऑडिटर की कंडीशन भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। अगर आपने उस लिमिट से ज़्यादा कंपनी से कर्ज ले रखा है, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। आप क्या हो जाओगे? आप डिसअलाउड हो जाओगे कंपनी के ऑडिटर बनने से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सिक्वेंट रेगुलर ऑडिटर of a company is normally appointed at the AGM for a term of, ये हमने उस दिन भी डिस्कस करा था, जब एक ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी में तो कितने टर्म के लिए होता है? उसका टर्म होता है 5 years का। फर्स्ट है 5 years, सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यस ये तो होता ही है। लाइफ टाइम नहीं, ऐसा नहीं होता, 1 साल के लिए नहीं, 10 years नहीं, इट इज़ 5 years। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं कि लाइक उसको हम बीच में भी हटा सकते हैं, वो पॉसिबल है, पर वैसे एक ऑडिटर नॉर्मली 5 years के लिए ही अपॉइंट होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन इज फिल्ड बाय द कंपनी। अगर एक ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी होती है, मतलब किसी ऑडिटर ने क्या हुआ, अपनी पोजीशन छोड़ दी, रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसको कंपनी कैसे फिल्ड करती है? बाय ROC, डायरेक्टली ROC से फिल हो जाती है। इन अ जनरल मीटिंग विद इन 3 months ऑफ बोर्ड रिकमेंडेशन, बाय BOD अलोन,
विदाउट द जनरल मीटिंग अप्रूवल इट कैन नॉट बी फाइल्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये जनरल मीटिंग में पास होता है जब बोर्ड रिकमेंड करेगा, मतलब वो किसी का नाम बताएगा कि हाँ ये है, या फिर उसने दो लोगों को बोला या फिर एक को बोला कि हाँ ये हमारा एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, तो एक जनरल मीटिंग रखी जाएगी 3 महीनों के विद इन। जैसे बोर्ड ने रिकमेंड करा उसके 3 महीनों के अंदर अंदर एक मीटिंग होगी और आपको अपना ऑडिटर फाइनल करना पड़ेगा। When an auditor is removed from before expiry of his term, उसके टर्म से पहले अगर ऑडिटर को हटाया जाता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ रिसीविंग सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। एक ऑडिटर को अगर उसका टर्म कितना होता है, उसका टर्म होता है 5 साल, 5 years। तो अगर आप उससे पहले किसी ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं, ऑडिटर को क्या कर रहे हैं आप, रिमूव, तो आपको सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कितने डेज में लेना होगा, कितने दिन में आपको उनका अप्रूवल लेना होता है? 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज या फिर 15 डेज। तो देखिए आप लोग वैसे तो, अब मुझे पता है इसको आपको नहीं आता होगा, पर इसको देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, जो डेज वाले हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 30 डेज। आपको विद इन द 30 डेज क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी ही पड़ती है एज सुन एज आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन कितने दिन में पास करना होता है ये कह रहा है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन 30 डेज में आपको पास करना होता है। नेक्स्ट, द रेम्युनरेशन पेबल टू अ कंपनी ऑडिटर बिसाइड्स द ऑडिट फी में ऑल्सो इंक्लूड। रेम्युनरेशन जो एक कंपनी ऑडिटर को पे करा जाता है ऑडिट फीस के अलावा, उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? सैलरी ऑफ एन एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, आपको एज एन एम्प्लॉय की तरह सैलरी दी जा सकती है। डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड मिल जाएगा आपको। अ शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट एज अ पार्टनर, आपको कंपनी के उसमें शेयर मिल जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑडिट। यस, देखो ये करेक्ट है, आपको ना तो सैलरी मिलेगी, ना डिविडेंड मिलेगा, ना ही प्रॉफिट। आपको क्या मिल सकता है कि ऑडिट फीस के अलावा आपका जो भी खर्चा हुआ, ट्रैवलिंग में हुआ या फिर आपके खाने पीने में हुआ, तो उसका आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा खर्चा करा होगा उस कंपनी के ऑडिट करने में। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। एक कंपनी के ऑडिटर के क्या स्टैट्यूटरी मतलब लीगल राइट्स होते हैं? फर्स्ट इज ए, राइट टू रिसीव नोटिस of and attend general meeting to be and be heard of matters concerning him as auditor। उसके पास राइट होता है जनरल मीटिंग अटेंड करने का, साथ ही सुनने का जो भी मैटर्स उससे रिलेटेड होते हैं। राइट टू सेंशन लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, वो कंपनी के बिहाफ पे लोन दे देगा, ऐसा राइट मिल जाता है? नहीं। राइट टू वोट एन ऑर्डिनरी बिजनेस एट जनरल मीटिंग, नहीं, उसको कभी भी इसका राइट नहीं मिलता है वोट करने का। राइट टू अपॉइंट द कंपनीज डायरेक्टर, है वो इतना बड़ा हो गया कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है कि उसको जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट मिल जाता है, और क्या होता है, एंड बी हियर्ड ऑन मैटर्स कंसर्निंग हिम एज ऑडिटर, उपस्थित रहने और लेखा परीक्षक के से संबंधित मामलों पर सुने जाने का अधिकार है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट मस्ट ऑल्सो स्टेट वेदर द कंपनी हैज़ एडिक्वेट। 143 जिसमें मैंने बताया था कि वो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है, ये भाई याद कर लेना। तो कंपनी हैज़ एडिक्वेट, एडिक्वेट क्या? फर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एडवर्टीजिंग बजट, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। बताइए मुझे इसका 14th का 143 के अकॉर्डिंग, 143 के अकॉर्डिंग आपको क्या अच्छा होना चाहिए? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखो इससे ही पता चल रहा है कि
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टीजमेंट, ये सब होगा ही नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या होगा कि आपके जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं और ऑपरेटिंग है वो इफ़ेक्टिव हैं, इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, एक ऑडिटर को, अगर मैंने उस दिन भी बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट्स जब एक ऑडिटर देता है तो कितने टाइप की होती हैं, एक तो होता है आपकी क्लीन रिपोर्ट, फिर अगर रिपोर्ट क्लीन नहीं है तो उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है क्वालिफाइड, सेकंड इज डिस्क्लेमर, थर्ड है एडवर्स। तो अब मैं, आप लोग पुरानी वीडियो जाके प्लीज़ देखिए कि कौन सा कब किसको क्या कहा जाता है। अब इन्होंने बोला कि ऑडिटर को सफिशेंट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले हैं, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे, और वो साथ ही साथ उसके जो स्टेटमेंट मतलब वो था, उसके ना होने की वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एट ऑल लेवल, एट ऑल लेवल। तो उसको हम कौन सी रिपोर्ट बोलते हैं? ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने उस दिन एक्सप्लेन करा था, तो मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। कॉस्ट ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज गवर्नड प्राइमरली बाय विच सेक्शन? तो याद रखिएगा, जो कॉस्ट ऑडिट होता है उसका सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 148। कॉस्ट ऑडिट के रिलेटेड जितने भी सेक्शंस होते हैं सारे सेक्शन 148 में होते हैं कंपनीज एक्ट के, कि कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसमें उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या चेक करना, जो भी है ईच एंड एवरीथिंग 148 में होता है। A cost auditor appointed under Section 148 of the Companies Act must submit the cost audit report to the BOD, who in turn must furnish it to the CG within। कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा? अपनी जो रिपोर्ट है कॉस्ट ऑडिट की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन में वो रिपोर्ट भेजनी होती है? फर्स्ट इज़ 180 डेज फिनेंशियल ईयर के क्लोज़र पे, उसके बाद 180 दिन में उन्हें रिपोर्ट भेजनी होती है। 30 डेज ऑफ रिसीट्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट मिलने के 30 दिन बाद। 60 डेज ऑफ द एजीएम, एजीएम के 60 दिन तक। देर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट, तो ये तो है ही नहीं। ए, बी और सी में से बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, आपको 180 दिन के विद इन सीजी को रिपोर्ट भेजनी होती है, और वो भी ध्यान रखिएगा फिनेंशियल ईयर से 180 दिन। नेक्स्ट इज, which of the following person entities is generally not required to get tax audit done under section 44AB? 44AB कौन सा सेक्शन होता है? इनकम टैक्स का सेक्शन है, जिसमें क्या होता है, आपका टैक्स ऑडिट कंडक्ट होता है एज्यूमिंग टर्नओवर इज बिलो द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड, और उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो उसको क्यों नहीं ऑडिट करवाना होता है? वैसे तो उसने खुद ही बता दिया कि उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है। फर्स्ट है कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कंपनी के लिए तो कंपलसरी होता है ऑडिट करवाना। नेक्स्ट इज अ स्मॉल ट्रेडर हुज टर्नओवर इज वेल बिलो द प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट थ्रेशोल्ड एंड नॉट अदरवाइज कवर्ड। एक स्मॉल ट्रेडर है जिसका टर्नओवर कम है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के। फिर क्या है? अ प्रोफेशनल हुज ग्रॉस रिसीट्स एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से जैसी आपकी रिसीट्स एक्सेप्ट करती हैं, ये 44 एडीए वाला सेक्शन होता है, वो कहता है कि अगर 50 लाख के विद इन आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स हैं तो आपको सिर्फ प्रॉफिट डिक्लेयर कर देना होगा, पर आपको ऑडिट कराना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, पर एज सुन एज 50 लाख एक्सीड करते हैं ऑडिट कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। ऑप्शन नंबर डी, अगर आपका 1 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड कर गया, सो इट्स 44 एडी, इसमें 1 लाख की लिमिट दे रखी होती है। तो अब कौन सा सेक्शन सही लग रहा है? इट इज़ बी, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, कि एक स्मॉल ट्रेडर है जिसकी टर्नओवर अभी प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट लिमिट से कम है। क्वेश्चन नंबर 19।
मैनेजमेंट ऑडिट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द अप्रेजल ऑफ, मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसका प्राइमरी कंसर्न्ड, मुख्य जो चीज़ों पे उसको ध्यान देना वो क्या है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स पर, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर पर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट्स प्लान पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, या जीएसटी लॉ पे। नहीं देखो, जब यहाँ पे आ रहा है ये सब तो थोड़ी होगा, जो मैनेजमेंट के प्लान्स हैं पॉलिसी हैं इन सब पे ही आपको ध्यान देना होता है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ रीसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। ये हमने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस करा था। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेंड है ऑडिटिंग में जो रीसेंट आया है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से है। ऑडिटर नो लॉन्गर नीड टू बी इंडिपेंडेंट, ये कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। कंप्लीट रिलायंस ऑन मैनुअल लेजर, मैनुअल आ रहा है डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। डिसकंटिन्यूइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, नहीं। यूज़ ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आ गया भाई। बेस्ड रिस्क असेसमेंट, करेक्ट, इसमें ही सबसे ज़्यादा देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं अपनी ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से बाद में कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी हो तो आप वीडियो ऑन करें, उसको पॉज करें, अपना आंसर निकालें, उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन देखें और करेक्ट आंसर देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।